हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ. इट इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ इंडियन पीनल कोड. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द वेरी बेसिक्स ऑफ द इंडियन पीनल कोड. व्हेन द इंडियन पीनल कोड वाज ड्राफ्टेड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, एंड स्टिल किसी भी स्टेट का क्या ऑब्जेक्ट होता है बिहाइंड द पीनल प्रोविजंस. पीनल प्रोविजंस किस तरीके के होने चाहिए, क्यों पीनल प्रोविजंस में, क्यों क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट होते हैं, क्यों हो रहे हैं. 1860 में हमें इंडियन पिनल कोड मिला, उस इन बिटवीन हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए. 2013 में मेजर अमेंडमेंट हुआ एंड आफ्टर दैट 2018 में मेजर अमेंडमेंट हुआ. और क्यों आगे भी अमेंडमेंट होंगे. तो किस तरीके का पिनल लॉ होना चाहिए, अल्टीमेट स्टेट का काम क्या है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्राइम क्या है, क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने की क्या बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिजम्पशन क्या होती है क्रिमिनल लॉज में, इंडियन पिनल कोड किस ब्रांच में आता है लॉ के. तो इन बेसिक चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नो डाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो वीडियोस हैं वो वैसे ही सीरीज कंटिन्यू रहेगी रमाज लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर. इसके बाद इंडियन पिनल कोड की वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगी. इंडियन पिनल कोड का लाइव रेगुलर क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं. सो इफ एनी वन वॉन्ट यू मे ज्वाइन, अगर किसी को भी लगता है देन यू मे ज्वाइन आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस. और उसके लिए आप 7838379595 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीसी के इंट्रोडक्शन. देखिए, इंडियन पिनल कोड वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर ऑफ 1860 बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन इन द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया एंड इट इज़ द वेरी इफेक्टिव पिनल प्रोविजन. स्टिल अभी तक ये इसके मैक्सिमम प्रोविजंस हमने एज इट इज़ रखे हुए हैं और ये आज भी उतना ही इफेक्टिव है आज की प्रेजेंट सिचुएशन को भी डील करने के लिए, क्योंकि जितनी टेक्निकलिटी से जो लीगल टर्म इसमें यूज़ किए गए हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन आप करिए आज के सिनेरियो में भी वो उतने ही इफेक्टिव है. किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में पिनल लॉस क्यों होते हैं. देखिए, द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ऑलवेज टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी. स्टेट का काम केवल वेलफेयर का मतलब बहुत कुछ होता है, टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी इन द स्टेट. किसी भी सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं. कुछ लोग आपको बड़े पीस लविंग मिलेंगे, उन्हें अपने काम से काम है. और कुछ लोग बड़े न्यूट्रियस कैटेगरी में आप उनको फिक्स कर सकते हैं, जो हर वो काम करेंगे जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो. ऐसे ही सेकंड कैटेगरी को डील करने के लिए किसी भी कंट्री के पास वहां पर पिनल प्रोविजंस होते हैं. ऐसे सेकंड कैटेगरी जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इनके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट या ओमिशन which either cause injury or may cause injury or even which may create threat in the mind of other people. कुछ लोगों का काम ऐसा है, काम करने का तरीका ऐसा है जो दूसरे लोगों को इंजरी करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, पहुंचाने का प्रयास करते हैं, या उनकी एक्टिविटी ऐसी है जिससे कुछ लोगों के माइंड में एक थ्रेट भी आता है. अगर सोसाइटी के कुछ लोग फियर में भी रहते हैं ना, तो इसका मतलब वहां पर पिनल प्रोविजन की जरूरत है, वहां पर पिनल प्रोविजंस की जरूरत है. ऐसे लोगों के एक्ट और ओमिशन को डील करने के लिए ही किसी भी स्टेट में उनके पिनल प्रोविजंस होते हैं. लाइक इंडियन पिनल कोड को आप देख लीजिए. इंडियन पिनल कोड में कुछ वेरियस एक्ट्स और ओमिशन को, कुछ एक्ट और ओमिशन को क्राइम की कैटेगरी में रखा है. सभी एक्ट और ओमिशन नहीं, कुछ एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आप उसको कह सकते हैं ये क्राइम है. कुछ एक्ट और ओमिशन को इंडियन पिनल कोड में क्राइम की संज्ञा दी गई और उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट भी है. इसके थ्रू क्या बताना चाहा स्टेट ने, हालांकि ये लॉ ब्रिटिशर्स का है, उन्होंने बताना चाहा कि हम आपके इस एक्ट या इस पर्टिकुलर ओमिशन को टॉलरेट नहीं करेंगे. और सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहा कि इस तरीके का एक्ट और ओमिशन टॉलरेबल नहीं है. अगर ये ऐसा एक्ट और ओमिशन करेंगे देन देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन. इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि इन फ्यूचर ये पर्सन दोबारा ये क्राइम नहीं करेगा, ये एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इट इज एन ऑफेंस, ये पनिशेबल ऑफेंस है और इसके लिए पनिशमेंट है. और ये मैसेज भी सेंड करेगा सोसाइटी के दूसरे लोगों के लिए कि अगर मैंने इस तरीके का कोई एक्ट किया तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा. सो बाय द पिनल प्रोविजंस, किसी भी स्टेट में जो अल्टीमेट स्टेट है वो स्टेट रेगुलेट करती है लॉ एंड ऑर्डर को
और इस पीनल प्रोविजंस के माध्यम से ही उस स्टेट में पीस, शांति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है. दैट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड पीनल प्रोविजन. ओके, जितने इफेक्टिव किसी भी स्टेट के पीनल प्रोविजन होंगे, जितने इफेक्टिव होंगे, उतने ही वहां पर लोगों की सिक्योरिटी को उतना ही इंश्योर किया जा सकता है. सो वी कैन से दैट कि पीनल प्रोविजन मस्ट बी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 1860 में हमने पीनल प्रोविजंस हमें जो मिले ब्रिटिशर्स के थ्रू, 2013 में हमने क्यों अमेंडमेंट किया इंडियन पीनल कोड में? हम क्या कह रहे हैं? पीनल प्रोविजंस मस्ट बी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स. 2013 में, एक्चुअली 2012 में से जिस तरीके का जो निर्भया गैंग रेप हुआ, और इस टाइम देखा गया कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑफेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. विमेन के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, वोरिज्म, स्टॉकिंग, ये नए ऑफेंस हमें 2013 में मिले. क्यों? क्योंकि पीनल प्रोविजन जो 1860 में थे, 1860 वाले लॉ में थे 2013 से पहले, हमें फील हुआ कि ये पीनल लॉज इफेक्टिव नहीं है. कहीं ना कहीं पीनल प्रोविजंस में प्रॉब्लम है. द पीनल प्रोविजन मस्ट बी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील द प्रॉब्लम्स ऑफ रेप्स एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स ऑफेंस अगेंस्ट द वीमेन. इनको डील करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 2013 में ऑर्डिनेंस के थ्रू क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया. फिर भी हमें लगा कि क्राइम तो नहीं रुक रहे, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन अभी भी, ऐसा नहीं है कि लॉज आने से क्राइम रुक गए, क्योंकि क्राइम को केवल कानून नहीं रोक सकता. नो डाउट इफेक्टिव लॉज होने से हम काफी हद तक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि क्राइम रेट का जो परसेंटेज है वो नीचे आएगा, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कंडक्ट बेस्ड है, मोरालिटी बेस्ड है. लोगों की मोरालिटी, उनके कंडक्ट, उनका एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल में कन्वर्ट होने के लिए. वो जिस एटमॉस्फेयर में रहा है, आप क्रिमिनोलॉजी देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि कोई व्यक्ति कैसे क्रिमिनल बनता है. बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं. खैर, उसके बाद हमने 2018 में भी अमेंडमेंट किया और इन लॉज को और हार्श किया, क्योंकि अभी भी हमें लगा कि लॉज इफेक्टिव नहीं है, और हमने पनिशमेंट को और ज्यादा ग्रेव किया. तो पीनल लॉज में अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट हुए और इन फ्यूचर भी होते रहेंगे, बिकॉज सोसाइटी इज डायनेमिक एंड लॉ शुड ऑलवेज बी डायनेमिक. लॉ क्या है? लॉ से इजी सब्जेक्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता. अगर आप भूल जाइए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली, जब मैं भी प्रिपरेशन के मोड में थी तो शायद एक टाइम था मुझे भी लगता था कि लॉ बहुत टफ है, लेकिन आज आप बहुत आराम से अगर पढ़िए तो आपको फील होगा कि लॉ वही है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होना चाहिए. आप अपने आप को एज अग्रीव्ड रखिए. जब आप अग्रीव्ड के राइट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा ना मेरे पास जो जो राइट होने चाहिए कानून हटाने के बाद, और फिर आप उसके बाद बुक खोलिए, आपको वो सारे राइट आपकी बुक में मिलेंगे. आप अक्यूज की तरह सोचिए कि अगर आप किसी मैटर में अक्यूज हैं तो आपको फील होगा कि मुझे ये राइट मिलने चाहिए. मेरे ऊपर चार्ज भले लग गया, लेकिन मुझे ये राइट मिलने चाहिए. आप उसके बाद सीआरपीसी उठाइए और आप देखिए आपको सारे राइट्स मिलेंगे. तो बड़े प्रैक्टिकली, लॉ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये सोसाइटी के लिए, हमारे लिए बनाया गया कानून है, हमें लोगों ने बनाया है. बहुत प्रैक्टिकल है, और वैसे ही प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको कानून को पढ़ना चाहिए. तो फिर होता है ना कि हमने बाय हार्ट किसी चीज को लिया है तो वो आपको ज्यादा समझ आएगा. खैर, ये हुआ. अब इंडियन पीनल कोड एक पब्लिक लॉ की ब्रांच है. पब्लिक लॉ, इंडियन पीनल कोड मतलब जो क्राइम इसमें बताए गए हैं ये सिविल रॉन्ग नहीं है, बल्कि ये क्राइम माने जाते हैं अगेंस्ट दी होल सोसाइटी. इसको आप पढ़ते होंगे बुक्स में कि क्राइम क्या है. ये अगेंस्ट दी सोसाइटी होता है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट. मतलब अगर मर्डर हुआ तो दो लोगों के बस की बात नहीं है कि वो मैटर को सॉल्व कर लें. ये अगेंस्ट दी होल सोसाइटी माना जाता है. पूरी सोसाइटी इससे अफेक्ट होती है. आपके मोहल्ले में 2-4 चोरियां हो जाएं, देखिए आप लोग सब अपने अपने दरवाजे बंद करने लगेंगे. क्राइम है ना. और अगेंस्ट दी होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को ही अफेक्ट करता है. आपके मोहल्ले में एक मर्डर हो जाए, आप लोग सारे बड़े अवेयर हो जाएंगे और बहुत अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखने लगेंगे. दरवाजे समय पे बंद हो जाए, कोई जाए ना. मतलब कहने का मतलब है जो भी क्राइम है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, डकैती, रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर,
आप किसी को भी सोच लीजिए, रेप इवन, इससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। ठीक, दैट इज द रीजन कि अगर क्राइम होता है तो एक पार्टी जो प्रोसिक्यूशन वो स्टेट होती है। और क्रिमिनल मैटर में the burden of proof will always lies upon the prosecution, and it is the duty of the prosecution to prove the offense beyond the reasonable doubt. It is the well established principle of the criminal jurisprudence कि prosecution को ये साबित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगे हैं, चार्ज लगे हैं, पहले तो prosecution न्यायालय में, कोर्ट में ये साबित करे अपनी तरफ से। prima facie burden will ऑलवेज लाई अपॉन द प्रोसिक्यूशन। आप पहले न्यायालय में साबित करिए अपनी तरफ से, इतने सफिशिएंट एविडेंस दीजिए कि हाँ आपके हिसाब से इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। अगर प्रोसिक्यूशन इसको कर ले जाता है, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट अपॉन द अक्यूज्ड। और फिर अक्यूज, आप देखते होंगे मूवीज में, फिर अक्यूज अपनी तरफ से डिफेंस देगा, अपने एविडेंसेस देगा कि मैंने ये नहीं किया। अगर प्रोसिक्यूशन शुरुआती दौर में ही फेल हो जाता है ये साबित करने में, एक जो चेन है एविडेंसेस की उसको कंक्लूड ना कर पाए और ये ना क्लियर ना हो, ये स्टैब्लिश ना हो कि इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, तो ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना कि किया ऑफेंस या नहीं किया। मान लीजिए कोई मिस्टर बी है, मिस्टर बी पर चार्ज लगा, मिस्टर बी ने मर्डर किया, तो जो स्टेट है ना, प्रोसिक्यूशन है ना, प्रोसिक्यूशन को सेशन ट्रायल में ये साबित करना पड़ेगा अपने पार्ट पर कि मिस्टर बी ने ही मर्डर किया है। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित ना कर पाया, उनके पास इतने एविडेंसेस ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने मर्डर किया, तो इसका मतलब क्या, हो भी सकता है किया, हो भी सकता है नहीं किया। तो ये भी एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि किसी भी अक्यूज्ड को गिल्टी नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल उसका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव हो जाए। मतलब जरा सा एक तिनका मात्र संदेह इस बात का ना रह जाए कि ऐसा तो नहीं है किसी और ने किया। अगर इतना भी संदेह है, इतना भी डाउट है, तो उस डाउट का बेनिफिट अक्यूज को दिया जाता है और अक्यूज गेट्स द राइट टू अक्विट, और कोर्ट उसको अक्विट कर देती है, छोड़ देती है न्यायालय, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो ये है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि इंडियन पीनल कोड, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ की ब्रांच है तो ये आपको समझना चाहिए। अब इंडियन पीनल कोड में बड़े सारे क्राइम्स दिए हैं और बहुत ही अच्छे प्रोविजन है, जनरल एक्सेप्शन दिए हैं सेक्शन 76 से 106। अब क्राइम क्या है? देखिए, क्राइम कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ एंड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो हम उसको क्या दें? क्राइम। हालांकि क्राइम की बड़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक, क्राइम के लिए जरूरी क्या है? क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे पता लगेगा कि आपने क्राइम किया? देखिए, पहली चीज तो एक ह्यूमन बीइंग का होना बड़ा जरूरी है। एक ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सेकंड, एक्टस रियस, जिसको बोलते हैं रॉन्गफुल एक्ट। आपने कोई ऐसा एक्ट किया हो जो कि रॉन्गफुल हो, जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, जो पनिशेबल बाय लॉ हो। एक रॉन्गफुल एक्ट आपने जरूर किया हो। अब मैं ह्यूमन बीइंग हूं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बट दैट एक्ट इज नॉट रॉन्ग, ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं है। तीसरी चीज, एक ह्यूमन बीइंग, दूसरा एक्टस रियस, एंड थर्ड इज द मेंस रिया। मेंस रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया इज द गिल्टी माइंड। आपने कोई एक्ट किया, रॉन्गफुल किया, बट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस दैट एक्टस रियस वॉज नॉट अकम्पेन्ड विद द मेंस रिया। आपका वो गलत काम था, लेकिन आपका कोई दुराशय नहीं था, आपकी कोई मेंस रिया नहीं थी, आपका माइंड गिल्टी नहीं था, तो फिर वो क्राइम नहीं होगा। इट इज द जनरल रूल। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, लाइक ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सेडिशन हो गया, डिफेमेशन हो गया, किडनैपिंग हो गई। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कि इंटेंशन प्रूव करनी नहीं पड़ती है, बस आपका ये साबित हो जाए आपका एक्ट रॉन्गफुल था तो लाइबिलिटी हो जाती है। बट जनरल रूल ये है कि एक्टस रियस मस्ट बी अकम्पेन्ड और कपल्ड विद द मेंस रिया, देन ओनली अ पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द पनिशमेंट। तो जो भी पनिशमेंट है, जो भी ऑफेंस है, उसके लिए उसको लाइबल किया जा सकता है। ठीक, तो हो गया एक्टस रियस, रॉन्गफुल एक्ट, मेंस रिया, ह्यूमन बीइंग, ये हमने देखा। ह्यूमन बीइंग का बड़ा आसान है। देखो, मैंने या किसी
ह्यूमन बीइंग ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया, गोली मार दी और वो उसकी डेथ हो गई, मिस्टर बी की। मिस्टर ए ने चाकू मारा, मिस्टर ए ने गोली मार दी बी को और बी की डेथ हो गई। हम सबको पता है भाई मर्डर हो गया, है ना। जो कानून नहीं पढ़ा है वो भी जानता है कि मर्डर हो गया। अब एक बैल आया, है ना, और एक बैल ने दूसरे व्यक्ति को ऐसे उड़ा दिया और उसकी डेथ हो गई। आप बताइए उसका ट्रायल करोगे क्या मर्डर में? नहीं ना, क्योंकि उसने क्राइम नहीं किया। तो क्राइम के लिए क्या जरूरी है? ह्यूमन बीइंग का होना। दूसरी चीज रॉन्गफुल एक्ट का होना, वो एक्ट अपने आप में रॉन्गफुल हो। तीसरी चीज मैंने आपको बताई है मेंस रिया, गिल्टी माइंड। अब देखिए मेंस रिया, जनरली मैंने बताया इट इज द जनरल रूल दैट एक्टर्स रियस मस्ट बी अकम्पेन्ड और कपल्ड विद द मेंस रिया, ठीक, तब वो क्राइम होगा। मेंस रिया क्या क्या हो सकती है? गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन में इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव, तीन मेंसरियां हैं जो आपको इंडियन पीनल कोड में बहुत जगहों पर दिखेंगी। इंटेंशन, आपने रॉन्गफुल एक्ट किया एंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट रॉन्गफुल एक्ट आपकी इंटेंशन भी वही करने की थी, तो क्या कहा जाएगा कि आपने वो एक्ट, एक्टस रियस भी था और मेंस रिया भी था, तो आप माना जाएगा कि आपने वो क्राइम किया। ठीक, आप जा रहे हो और आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, बड़ी स्पीड में थे आपने, तो वहां पर आपकी मेंसरिया नहीं थी। अब आप सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप टारगेट करके उसको मारने जा रहे हो बड़ी तेज स्पीड में, तो आपका एक्ट भी रॉन्गफुल है। स्पीड बहुत हाई और आपने टारगेट भी किया हुआ है, मतलब आपकी इंटेंशन है कि आपको इसी को टारगेट करके इसी को उड़ाना है गाड़ी से, ठीक, तो वहां पर इंटेंशन। दूसरा है नॉलेज, हालांकि मैं इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो दूसरा है नॉलेज, वो भी एक तरह की मेंसरिया होती है जहां पर आपको पता है कि आपके इस काम से ये डिजायर रिजल्ट हो जाएगा, तो नॉलेज भी एक तरीके का मेंसरिया है। और तीसरा है रीजन टू बिलीव, ठीक। तो ये चीजें जब होंगी तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। मोटिव भी एक बड़ा अच्छा टर्म है। देखिए मोटिव का इंडियन पीनल कोड में या क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में बिल्कुल इतना सा भी, कह सकते हो आप, उसका कोई भी योगदान नहीं है। मोटिव बिल्कुल इररेलेवेंट है क्राइम के। आपने चोरी की, रॉन्गफुल एक्ट किया, इंटेंशनली आपने किसी का सामान चुरा लिया, थेफ्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। चोरी करने के पीछे हो सकता है आपका मोटिव बहुत अच्छा हो, आपको अपने बच्चे की स्कूल की फी भरनी हो, आपको किसी भूखे को खाना खिलाना हो, आपको किसी की दवा करानी हो। मोटिव में भी गुड, मोटिव में भी मॉरल, ठीक, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको थेफ्ट के लिए पनिश किया जाएगा। सो मोटिव कंप्लीटली इररेलेवेंट है क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने में, बट यस मोटिव में बी रेलिवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। मोटिव के थ्रू प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव द इंटेंशन, मोटिव के थ्रू प्रोसिक्यूशन इंटेंशन तक आएगी, भाई आपका मोटिव ये था। तो अगर किसी को अक्यूज्ड का मोटिव पता चल जाए, जैसे मर्डर का चार्ज लगे, आपको पता चल जाए कि मिस्टर बी विल गेट द प्रॉपर्टी अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाए, तो मिस्टर बी के पास मोटिव है कि हो सकता है मिस्टर बी ने ही मिस्टर ए का मर्डर कर दिया हो, क्योंकि मोटिव है। और अगर मोटिव है तो उस मोटिव के लिए, मोटिव इज द अल्टीमेट पर्पस, जिसके लिए आप बाद में सब्सिक्वेंटली मेंसरिया फॉर्म करते हो। मोटिव इज द अल्टीमेट पर्पस, इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, और कार्य करने के लिए वो तरह तरह कई तरीके की मेंसरिया फॉर्म करता है। जैसे आपने इंटेंशनली मारा, आपको नॉलेज थी वो उस काम से मर जाएगा, रीजन टू बिलीव था, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है। मोटिव का कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन हाँ ट्रायल के समय हो सकता है। मोटिव इज द रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मोटिव को प्रोसिक्यूशन प्रूव कर सकता है, ठीक, मोटिव की हेल्प से इंटेंशन को प्रूव कर सकता है कि भाई इसका मोटिव था तो इसने इंटेंशनली ऐसा काम किया होगा। ओके, तो ये इंडियन पीनल कोड की कुछ सारी चीजें हो गई। इसके बाद इंडियन पीनल कोड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है जनरल एक्सेप्शन। देखिए जनरल रूल ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज और हर ओन एक्ट। ये जनरल रूल है ना, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मुझे पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। मैं अगर बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे पता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, कोई मेरी गाड़ी के आगे आ जाए, हो सकता है मैं गाड़ी को ना संभाल पाऊँ, मेरी स्पीड भी बहुत तेज है, मेरे कान में फोन भी लगा हुआ है, बच्चे की स्कूल सामने से, किसी स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे भी जा रहे हैं, तो मुझे पता है मेरे इस एक्ट का रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक। तो ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट नो, प्रिज्यूम टू नो द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज और हर ओन एक्ट, ठीक। इसी के बेसिस पर कहा जाता है कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। बट
इंडियन पीनल कोड में कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं जो कि किसी के एक्ट होने के बावजूद भी उनको एक्सक्यूज करते हैं, रॉन्गफुल एक्ट होने के बावजूद भी उनको एक्सक्यूज मिलता है। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 95 तक वो सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कि एक्टस रियस है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, क्योंकि वहां पर दुराशय का अभाव है, इसलिए उस व्यक्ति की कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, कोई पागल व्यक्ति किसी मेंटल असाइलम से भाग निकला और बाहर जाके उसको चाकू दिखा और चाकू से उसने किसी का मर्डर कर दिया, अगर ये प्रूव हो जाए कि वो पागल है, मेडिकल के साथ साथ लीगल अनसाउंडनेस अगर इंसेनिटी प्रूव हो गई तो उसको 84 में बेनिफिट मिल जाएगा। देखो, मर्डर तो किया लेकिन उसको बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि ये एक्सक्यूजेबल है। ठीक है, ये एक्सक्यूजेबल है। ऐसे ही अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा कुछ ऐसा काम कर दे जो कि ऑफेंस है, मर्डर कर दे, एक्सक्यूजेबल है। ठीक है, सेक्शन 75 से 95 तक एक्सक्यूज्ड में आता है क्योंकि यहां पर मेंसरिया नहीं होती। पागल आदमी, देखिए, मेंसरिया फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? गिल्टी इंटेंशन। इंटेंशन फॉर्म करने के लिए आपके पास ये तो होना चाहिए ना, आपके पास दिमाग होना चाहिए। पागल आदमी है, उसके पास दिमाग की कमी है, वो नहीं समझ पा रहा, ही इज नॉट एबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। वो जानता ही नहीं वो कर रहा है क्या कर रहा है, तो वो कैसे मेंसरिया फॉर्म करेगा? एक 7 साल का बच्चा जो कुछ नहीं समझता। हालांकि अब 7 साल के बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं, लेकिन इंडियन पीनल कोड में 7 साल के बच्चे को बिल्कुल कंप्लीट डिफेंस दी गई है, तो वो कैसे मेंसरिया फॉर्म करेगा? बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन है 95 तक जहां पर आपको कंप्लीट डिफेंस मिलती है। उसके बाद 96 ऑनवर्ड 106 तक ये जस्टिफिएबल एक्सक्यूज हैं। आदमी का एक्ट भी होता है, रॉन्गफुल एक्ट है, उसको पता है वो जो कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ऐसी हैं जहां पर उसको वो एक्ट करना पड़ा जो कि एक्चुअली क्राइम है। लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 100 एक इंडियन पीनल कोड में जनरली भी आपको पता होगा कि प्राइवेट डिफेंस टर्म आप लोग सुनते होंगे। अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में किसी के ऊपर अटैक किया और इवन उसमें डेथ भी हो जाती है तो आपको कंप्लीट डिफेंस मिलती है। भले से आपने इंटेंशनली उसको मारा, आपको नॉलेज थी कि मैं जो गोली चला रहा हूं उससे वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में किया लाइक 100 103 है तो वो जस्टिफिएबल एक्सक्यूजेस है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ये एक जनरल इंडियन पीनल कोड का हम कह सकते हैं कि एक जनरल लेक्चर था, और इस लेक्चर में आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ प्रिजम्पशन, मैं कह सकती हूँ कि सॉरी प्रिजम्पशन नहीं, कुछ प्रिंसिपल हैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के, उसको आपको हमेशा याद रखना है। रॉन्गफुल एक्ट है और रॉन्गफुल एक्ट के साथ साथ में मेंस रिया का होना ये जनरल रूल है। मेंस रिया का होना रिक्वायर्ड है। विदाउट मेंस रिया अनलेस एंड अनटिल वो स्ट्रिक्ट ऑफेंस वगैरह की कैटेगरी में ना आ जाए, विदाउट मेंस रिया ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, और बाकी हम जनरल एक्सेप्शंस वगैरह को पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग को समझ आए तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।